हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक करंट से जुड़े हुए हैं एनवायरनमेंट के, उनको हम कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सीरीज़ अभी कंटिन्यू चल रही है वो स्पेसीज़ वाली है, जिसमें प्रजातियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक क्लास मैंने प्रजातियों की पढ़ा दी थी। अब ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम जो स्पेसीज़ हैं वो न्यूज़ में जो रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली स्पेसीज़ कौन सी है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है बोनेबो। ठीक है, कौन है भाई? बोनेबो। चलिए इसके बारे में बात करते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि ये क्यों चर्चा में है, क्या क्या इसकी खास बात है, कहाँ पे मिलता है, ये सब कुछ बात करते हैं। और जो लिस्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ पे इसके बारे में दे रखी है। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, जिस वजह से ये न्यूज़ में है, तो एक स्टडी आई है सामने और उस स्टडी के बाद ये पता चला है कि जब ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बेटा, ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। एक स्टडी में ये पता चला कि बोनेबो के बीच में जो होने वाला स्वर आधारित संवाद होता है, जो लयबद्ध तरीके से वो बातें करते हैं, वो ठीक उसी तरीके से होता है जैसे मानव की भाषाई संवाद होते हैं। तो अभी स्टडी में क्या पता चला? स्टडी में ये पता चला कि जो ये लोग होते हैं वो जब बात करते हैं, बात इन द सेंस कि जब वो संवाद करते हैं, तो वो संवाद प्रॉपर उसी तरीके से है। प्रॉपर किस तरीके से है? जैसे मानव संवाद होता है, जैसे मानव संवाद होता है। ये लोग अपने ग्रुप में उसी तरीके से बात करते हैं। ग्रुप में जब बात करते हैं तो सेम उसी तरीके से बात करते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी वैसी रहेगी, उसकी लय वैसी ही रहेगी, उसकी ट्यूनिंग वैसी ही रहेगी। तो इसका मतलब मानव के भाषाई संवाद जैसा यहां पर आपको सेम इनका भी संवाद दिखाई देगा, कम्युनिकेशन दिखाई देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा ह्यूमन का कम्युनिकेशन है। पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये क्यों न्यूज में थे। दूसरी बात है अब यहां से कि ये रहते कहां पे हैं, इनका आवास कहां पे दिखाई देता है। तो जब आप आवास की बात करते हैं तो अफ्रीका का एक देश है डीआरसी। कहां का देश है? अफ्रीका। आपने अफ्रीका के अंदर एक देश सुना होगा डीआरसी। अब आप कहेंगे डीआरसी क्या होता है, पूरी फुल फॉर्म बता दीजिए प्लीज। तो यहां पे आपको याद रखना है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है इसका? कांगो। हिंदी में बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा अलग लगेगा। कांगो गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक कह लीजिए, लोकतांत्रिक ज्यादा लिख लीजिए क्योंकि वहां पे वही बोला जाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर है ये बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां के जंगलों में ये दिखाई देता है, वहां पे मिलता है। और आपने देखा होगा कि इनकी जो आवाज़ें हैं वो जब आप सुनते हैं तो प्रॉपर आपको उसी तरीके से ये दिखाई देगा। अब इसकी विशेषता क्या है? ये चिंपैंजी नहीं होते हैं, चिंपैंजी की तरह होते हैं। आपको लग रहा होगा चिंपैंजी है, नहीं, ये चिंपैंजी नहीं है। एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं, यहां पे आपको ध्यान रखना है, विशेषता की अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चिंपैंजी तो नहीं है, ये चिंपैंजी की तरह है। तो प्रॉपर याद रखिएगा कि ये चिंपैंजी नहीं है, ये चिंपैंजी की तरह है, लुक लाइक इट, है ना, ये इनकी तरह दिखाई देते हैं। तो ये बात आपको फोकस में रखनी है। इनका जो डीएनए है वो भी मानव से मिलता जुलता ही दिखाई देता है। और मान के चलिए कि चिंपैंजी का तो मिलता ही मिलता है, तो इनका डीएनए भी मानव से अप्रोक्स 98.8 या 98.7 मिलता है। तो इसी वजह से ये मानव जैसा संवाद करते हैं। मानव के डीएनए से मिलता जुलता डीएनए,
समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, ये दिखने में थोड़े से छोटे होते हैं, इनका रंग थोड़ा गहरा दिखाई देता है, तो रंग इनका गहरा होता है, कद इनका छोटा होता है। दूसरी बात, ये शांतिप्रिय होते हैं, चिल्लाते विल्लाते कम हैं, शांतिप्रिय होते हैं, और इनका नेतृत्व मादा करती है। ये याद रखिएगा, इनका नेता कौन होगा? इनका नेता मादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फीमेल लीडर दिखाई देगा, इन जानवरों में भी लीडर है, और वो भी कैसा? फीमेल लीडर है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब यहाँ से एक चीज़ और समझना, जब आप IUCN वगैरह की लिस्टिंग देखते हैं, तो यहाँ पे CITES की अगर लिस्टिंग की बात की जाए, तो यहाँ पे परसिस्ट नंबर फर्स्ट, और IUCN की बात की जाए तो ये एंडेंजर्ड है। मतलब एंडेंजर्ड मैंने कल भी बताया था, संकटग्रस्त। लिख लीजिए, संकटग्रस्त। क्लियर? जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्पेसीज के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़े, चलिए। अगला है आपका डुगोंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछली बार तो ये आया भी था, UPSC में इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, और जब हमने इसके बारे में बात करी थी पिछले साल, तो मैंने बोला भी था कि ये आएगा, और इस बार मैं बोल रहा हूं कि 2-3 स्पेसीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हिम तेंदुआ कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिग कैट अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं अलायंसेस पढ़ाऊंगा, समझौते पढ़ाऊंगा, संगठन पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पे बिग कैट अलायंस पढ़ाऊंगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो हुआ है, उसमें कितने देश नए जुड़ गए हैं, क्या क्या खास बातें हुई हैं, वो वहाँ पे उससे कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन अभी ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब बात करते हैं डुगोंग के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर से पढ़ रहे हैं। तो क्यों न्यूज़ में है, क्यों इतना चर्चा में रहता है, तो उसको पढ़ लेते हैं पहले तो, कि न्यूज़ में क्यों आया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये बड़ा ही प्यारे तरीके का जानवर है, बड़ा शांत जानवर है ना। तो IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में जो पाक वे है, जिसे हम पाक की खाड़ी कहते हैं, उसमें स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दे दी है। तो ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट फिर से हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर, ध्यान से समझना, भारत के अंदर पाक की खाड़ी, समझ में आ रहा है? पाक की खाड़ी, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को पाक वे कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक वे। जब आप मैप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, यहां पे पाक वे, यहां पे IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस, समझ में आ रहा है? तो इसकी बैठक में यह फाइनल किया गया कि ये जो आपने यहां पर क्या खोला है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो खोला है, क्या खोला है भाई? भारत का पहला डुगोंग, तो ये याद रखिएगा, डुगोंग संरक्षण केंद्र जो खोला है, उसको क्या किया है? मान्यता दे दी है। समझ में आया? तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ये जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व की है, उसकी स्थापना 2022 में की गई थी, इसीलिए ये क्वेश्चन में आ गया था। तो इसीलिए चीजें याद रखनी होती हैं कि ये इस साल नहीं आएगा तो अगली बार आएगा, आएगा जरूर, फिर से आएगा, क्योंकि जब IUCN इसको मान्यता दे रही है तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर ये बनाया कब गया था, फॉर्मेशन कब हुई है इसकी फॉर्मेशन हुई है 2022 में। कब हुई है? 2022 में। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके तहत यहां पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो मैंने यहां पर WPA 1972 के तहत इसे बनाया गया है, उसके सारे रूल एंड रेगुलेशन ये फॉलो करता है। अब इसके आवास की बात करते हैं, जिसे हम पर्यावास कहते हैं। तो यहां पर आपके पास दूसरा पॉइंट क्या होगा? आवास, कि ये कहां कहां पे दिखाई देता है।
जब पर्यावरण की लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसे पर्यावास कहते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। देखो, एक तो ये पूर्वी अफ्रीका से लेकर प्रशांत महासागर के लगभग 40 देशों में मिल जाता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देता है। तो कहां कहां पे? पूर्वी अफ्रीका से लेकर, अब आप कहेंगे पूर्वी अफ्रीका कहां पे है सर? पहली चीज तो ये, अब पूर्वी अफ्रीका नहीं पता है, और दूसरी बात मैं कह रहा हूं प्रशांत महासागर तक, प्रशांत महासागर तक, मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया में। इतनी बात कही मैंने, ठीक है। अब जब आप इतनी बात समझ लेते हैं, चीजें समझ लेते हैं, तो उसके बाद चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भाई ये मैप जरूरी हो जाता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मैप बहुत जरूरी है, मैपिंग की क्लास करेंगे हम लोग और चीजों को समझते हुए करेंगे। तो यहां पे कुछ ऐसे कीजिए, ये ऐसे लीजिए, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, इधर आपका नॉर्वे स्वीडन हो गया, ये आपका इंग्लैंड हो गया, यहाँ से आइए ऐसे और फिर इधर आ जाइए, ये हिस्सा हो गया आपका अफ्रीका, यहाँ से जाइए इधर जाइए, ये इंडिया, और इधर आ जाइए ऐसे, ये हो गया आपका ये, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है आप समझिएगा, ये वाला हिस्सा आपका प्रॉपर ये ईस्टर्न है, तो इसी को ईस्ट अफ्रीका कहते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा इस एरिया में। दूसरा आपका प्रशांत महासागर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस एरिया से भी ऑस्ट्रेलिया, इस एरिया से भी ऑस्ट्रेलिया, तो मैक्सिमम एरिया कहाँ पे हो गया? ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कैसे समझेंगे। दूसरी बात, इसे हम समुद्री गाय भी कहते हैं। तो इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम है समुद्री गाय, ठीक है। समुद्री गाय इसका दूसरा नाम है, इसे याद रखना है। यहां पर सी काउ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समुद्री घास के ऊपर ही निर्भर है, शाकाहारी है। क्या है ये? शाकाहारी, मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। समुद्री घास खाती है, समुद्री घास को खाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी के ऊपर बेस रहती है। दूसरी चीज आपको यह भी याद रखना है कि जब आप इस तरीके के पूरे सेगमेंट पढ़ते हैं तो ये एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनपायी है, एकमात्र शाकाहारी, और वो भी समुद्री शाकाहारी स्तनपायी। ये डाटा जरूर लिख लीजिएगा, यही डाटा पूछता है यूपीएससी कि भाई बताओ ये कहां पे है, कैसे है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको लिस्टिंग की बात करूं WPA के 1972 की लिस्टिंग में, तो ये आपको आती है किस में? अनुसूची फर्स्ट में। अगर मैं बात करूं CMS की कौन सी लिस्ट है, तो आपकी हो जाएगी परिशिष्ट सेकंड में है। IUCN की कौन सी है, तो अगेन BU में आती है। तो व्यू का आपको मैं सीधे बता चुका हूं, असुरक्षित। क्या है ये? असुरक्षित। नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीजों को आगे समझेंगे। जल्दी से लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, अल्पाइन कस्तूरी मृग। और यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इस बार क्वेश्चन चीजें पूछी जा सकती हैं। क्या नाम बोल रहा है? अल्पाइन कस्तूरी मृग। इस तरीके के जब आपके पास टॉपिक रहें तो उसको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। यहां पर आपको याद रखना है कि जो न्यूज़ बनती है वो कहां से बनती है? वो आपका इसी जो लिस्टिंग है वहां से पूछेगा। अब लिस्टिंग का मतलब जो आपका WPA, इस तरीके के क्वेश्चंस में बोल रहा हूं, IUCN और आपका CITES, इसकी अगर आपको पूरी की पूरी रैंकिंग याद है तो ठीक है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों था मैं बताता हूं। केंद्रीय जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है, जिसे हम
CZA कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, किसके द्वारा? CZA के द्वारा, सेंट्रल जो जू प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, उसके द्वारा। उसमें यह बताया गया कि संरक्षण में जो प्रजनन हो रहा है उसके हेतु अल्पाइन कस्तूरी मृग की पहचान करने में गड़बड़ी हुई है और उसे गलती से हिमालयी कस्तूरी मृग समझ लिया गया है। इसका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग में, और काउंटिंग क्यों हुई थी? प्रजनन के लिए। प्रजनन के लिए हम जिसे कस्तूरी मृग समझ रहे थे वो क्या निकला? वो अलग तरीके का निकला। तो ये चीज आपको अलग तरीके से समझनी है कि भाई कस्तूरी मृग अलग है और आपका हिमालय कस्तूरी मृग अलग है। ये अल्पाइन है, अल्पाइन अलग है और इसके साथ साथ हिमालय भी है, हिमालय कस्तूरी मृग। तो दोनों का पूरा सेगमेंट अलग है। तो ये यहां पर चीजें सामने आई, दोनों के प्रजनन की मसले खराब हुए, चीजें खराब हुई, तो वहां से आपको ध्यान रखना है। अब यहां से अल्पाइन जो मस्क है उसके बारे में थोड़ा सा एरिया पता कर लेते हैं कि वो कहां पे मिलता है, आवास कहां पे है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यहां पे इनका जो आवास दिखाई देता है बेटा, वो आपको दिखाई देगा आपके जितने भी शीतोष्ण जलवायु वाले एरिया हैं वहां पे। शीतोष्ण जलवायु वाले एरिया में आपको क्या दिखेगा? ये दिख जाएगा। दूसरा, आपको उस एरिया के जो अल्पाइन घास के मैदान है बेसिकली, वहां पे ये दिखाई देता है और चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। घास के मैदान। अब आप कहेंगे देश भी बता दीजिए सर, है ना? तो चलो देश भी लिख लो। यहां से देश याद रखना है, एक तो अपना भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका नेपाल, भूटान और चाइना में भी मिलता है। चीन, नेपाल और आपका भूटान, ये याद रखने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा इसकी खासियत की अगर मैं बताऊं तो इसके नुकीले दांत होते हैं और काफ़ी खतरनाक हो सकता है, कभी कभी खतरनाक हो जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी अगर लिस्टिंग की बात करते हैं तो WPA के 1972 की लिस्टिंग में ये अनुसूची फर्स्ट में आता है, CITES में ये परिशिष्ट फर्स्ट में आता है, और यहाँ पे IUCN की लिस्टिंग में ये EN में आता है, मतलब एंडेंजर्ड में आता है, आपका संकटाग्रस्त में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहती है भाई, इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम एक और स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, जल्दी से लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपका नाम कुछ और एरिया का हो, फिर आप कहें कि अच्छा मालाबार कहीं और है, हॉर्नबिल त्योहार कहीं और मनाया जाता है, तो ये होगा कहाँ का? तो यहाँ पे मालाबार से याद रखना है। जब आप मालाबार की बात करते हैं तो भारत में कोस्टल एरियाज के कुछ नाम हैं। जब आप केरल चले जाएंगे तो केरल के जो कोस्ट है उसका नाम ही क्या है? मालाबार कोस्ट। ठीक है, जब आप मालाबार का एरिया देखेंगे, ये वाला जो एरिया है इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, केरल के अंदर आता है। कहाँ पे आता है बेटा? ये केरल के अंदर। तो ये स्पेसीज कहाँ आएगी? केरल के अंदर आएगी और इसी कोस्ट पे दिखाई देगी। तो जो शोधकर्ताएं हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के लिए, उनके संरक्षण के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम चलाया। उसका नाम दिया था कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम। तो उसको अवार्ड मिला है, इसी वजह से ये चर्चा में आ गया है। ठीक है, तो कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक, तो याद रखिएगा, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए क्या चलाया गया था? प्रोग्राम चलाया गया था। और उस प्रोग्राम का क्या नाम था? उस प्रोग्राम का नाम था CLP, कंजर्वेशन
लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक है। और CLP एक तरीके से मान के चलिए कि जो फोना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है, उसकी साझेदारी है। बेसिकली आप इस चीज़ को मान के चलिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये मिलता कहाँ है, इसका आवास कहाँ पे है। आवास, तो यहाँ पे आवास जो है इसका वेस्टर्न घाट में है, प्रॉपर आपको इसी एरिया में मिलेगा। लेकिन जो ये न्यूज़ में रहा है वो ये रहा है, न्यूज़ वाला एरिया ये है, और इसका जो आवास है वो पूरा वेस्टर्न घाट है। जब आप वेस्टर्न घाट को पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि हॉर्नबिल की जो अन्य विशेषताएं हैं जैसे कास्क, इसमें नहीं होती है। तेज हंसी जैसी आवाज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए ये हो जाती हैं। तो आज यहाँ पे हमारी जो इम्पॉर्टेंट आपकी स्पेसीज थी वो कंप्लीट हुई, एक और रह गई है, उसको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। ये तो मैंने शायद पढ़ा दी थी, ये तो हो गया था हमारा, ये मैंने कल पढ़ा दी थी, डन, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ ली थी, ठीक है। और कोई बचा है, हाँ, ये ग्रेटर फ्लैमिंगो, ये और पढ़ लो, उसके बाद फिर हमारा मसला खत्म हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों रहा, ठीक है। तो तमिलनाडु का एक एरिया है, वहाँ पे इसको लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आई। तो तमिलनाडु ने मध्य एशियाई जो उड़ान मार्ग है, सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे है, उसमें ग्रेटर फ्लैमिंगो के एक महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदु को संरक्षित करने के लिए पूरा का पूरा एरिया क्या किया है, उसमें लोकेट कर दिया है। और वो धनुषकोडी में एक ग्रेटर फ्लैमिंगो अभ्यारण्य, उसको अधिसूचित किया है। तो अब आपके लिए सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली चीज़ तो ये कि तमिलनाडु इंपॉर्टेंट हो गया, किसको लेकर, आपके ग्रेटर फ्लैमिंगो को लेकर, क्योंकि उन्होंने इसके संरक्षण की बात की है। अब उनके संरक्षण की बात की है तो कैसे करेगा वो, तो मध्य एशियाई जो उड़ान मार्ग है, सेंट्रल एशियन फ्लाई वे जो दिखाई देता है, सेंट्रल एशियन फ्लाई वे, अब इसको सुरक्षित करने की बात कही है उन्होंने कि भाई यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है हमारे यहाँ, वो उसका नाम है धनुषकोडी। तो धनुषकोडी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेटर फ्लैमिंगो अभ्यारण्य कहाँ पे है, उसके बारे में चीजें पूछ सकता है। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ग्रेटर फ्लैमिंगो अभ्यारण्य, ठीक है। यहां पे आपको चीजें ध्यान रखनी है कि इसको अधिसूचित किया गया है, इसको आपको पॉइंट आउट किया गया है। अब इनका जो घर है, जो इनका आवास होता है, वो भी आप समझ लीजिए कि वो कहां पे होता होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको ऐसे ही पूछेगा एग्जामिनर। तो इनका घर उथली आर्द्र भूमि के खारे या क्षारीय जल में इनका प्रजनन स्थल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पे उथली आर्द्र भूमि होंगी, उथली आर्द्र भूमियां, ठीक है, यहां पर ये एरिया है। अब देशों की बात की जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काफ़ी देश आते हैं, अफ्रीका में काफ़ी एरिया है आपका वेस्टर्न जो एशिया है वहाँ पे बहुत एरिया है, वेस्टर्न एशिया। भारत इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ आप दक्षिणी यूरोप भी इसका इम्पोर्टेंट एरिया है, साउथ यूरोप, ये इसके इम्पोर्टेंट एरिया है। अब आप इंडिया की बात करते हैं तो गुजरात के एरिया में आपको दिख जाएगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है वहाँ पे ये मिल जाएंगे। तो इंडिया के अंदर हम बात करते हैं तो गुजरात में मिल जाते हैं ये, ठीक है, गुजरात में काफ़ी एरिया है इसका। आपको तमिलनाडु में दिखाई दे ही रहा है, तमिलनाडु, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसकी विशेषता ये है कि प्रजनन में, जब आप प्रजनन का टाइम होता है, ये मौसम के बाद इनमें से दूर तक उड़ने के लिए ये बहुत ही शानदार रूप से पूरे वर्ल्ड में फेमस है।
बहुत दूर दूर तक उड़ जाते हैं ये, और अत्यधिक ज़्यादा इसीलिए फेमस हैं, ये ज़्यादा इसीलिए चर्चा में रहते हैं कि ये अपने प्रजनन के लिए अपना एरिया, अपना देश सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर बाद में फिर वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इनकी खास बना देती हैं। मूल स्थान या किसी विशेष क्षेत्र में वापस लौटना है, नहीं लौटना, वहीं रहना है, ये इनकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत खास बना देती है इनको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब एक दो पॉइंट और भी हैं जो मैं पिछले साल भी पढ़ा चुका था, जैसे ऑलिव रिडले कछुआ, वो आपने पढ़ रखा होगा और उसके बारे में आपने देख रखा होगा। मैं इसके बता देता हूँ, CITES की जो लिस्टिंग है उसमें ये परिशिष्ट सेकंड में है, और IUCN में ये LC का मतलब होता है लीस्ट कंसर्न, मतलब न्यूनतम चिंता वाला, न्यूनतम चिंता। ठीक है, न्यूनतम चिंता, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ऑलिव के बारे में मैं बताऊं तो WPA 1972 में वो जो अनुसूची फर्स्ट है उसमें आता है, CITES की परिशिष्ट फर्स्ट में आता है, और IUCN की वो आपके BU में, मतलब आपके असुरक्षित में आता है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक दो और छोटी छोटी प्रजातियां हैं जो चर्चा में रही थी। बाकी का अब हमारे पास जो स्पेसीज हैं वो सरीसृप, कीट और उभयचर, उनके बारे में रह गया है, उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे और फिर हम अगले सेगमेंट पे चले जाएंगे जिसमें आपका जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।